हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में एक बार फिर से स्वागत है आपका। 6 जुलाई का ये करंट अफेयर्स, जिसमें कि साथ ही साथ में इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, वो भी साथ में कवर करूंगा, जो कि अदर सब्जेक्ट से मैं शुरू करूंगा। तो शुरू करता हूं आज का करंट अफेयर्स। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। जो बच्चे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की या फिर अन्य एग्जाम्स की, डेली करंट अफेयर्स, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी कंटेंट जो कि मैं लेके आया हूँ आपके साथ में, और साथ में लाया हूँ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो शुरू करता हूँ, वीडियो को अंत तक देखिएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में साथ में कवर करूंगा। तो ये पहला क्वेश्चन जिसमें कि मैं आज कवर करने वाला हूँ, स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित जो वर्ष रहे हैं, जो कि भारत की स्वतंत्रता में जिनका प्रमुख योगदान है, उसको मैं कंप्लीट करूंगा। तो पहला जो पॉइंट है वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो इसका आंसर नोट कर लें, 1885 में। 1885 में इसकी स्थापना हुई थी, और ये जो हुई थी इसमें मुंबई में इसकी पहली मीटिंग रखी गई थी, जिसमें कि व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष रहे थे। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसको जो नाम दिया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये दिया था दादा भाई नौरोजी ने। इसको भी याद कर लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, पॉइंट है, वो सेकंड है, वो भंग यानी कि बंगाल विभाजन का जो आंदोलन था, जिसको बोलते हैं स्वदेशी आंदोलन, इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1905 में। ध्यान नोट कर लीजिएगा, 1905 में इसकी शुरुआत हुई थी, और ये शुरुआत हुई थी जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था, और उसके बाद में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा बंगाल विभाजन की शुरुआत हुई थी। दिन उसके बाद में जब 1905 में ही जब बनारस में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो उसमें गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा इसको पूर्णतः समर्थन दिया गया था। तो इस तरीके से इसको भी याद कर लीजिएगा। 1905 में बनारस में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसके अध्यक्ष रहे थे गोपाल कृष्ण गोखले जी, उनके द्वारा इसको पूरी तरीके से समर्थन दिया गया था, और इसमें स्वदेशी आंदोलन को में कांग्रेस भी साथ में आ गई थी। अगला जो पॉइंट है वो है मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है। ये होती है 1906 में। 1906 में ये ढाका, बांग्लादेश जो कि वर्तमान में है, वहां पर इसकी स्थापना की जाती है। अगला जो पॉइंट है वो है कांग्रेस का बंटवारा। कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गया था, गरम दल और नरम दल। गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गया था, जिसमें कि कांग्रेस जिसमें उदारवादी नेता पहले से ही शामिल थे, जिनके द्वारा इस कांग्रेस की स्थापना की गई थी। साथ ही साथ में इसमें वक्त रहते गरम दल भी, यानी कि गरम नेता भी शामिल हुए थे। तो इस तरीके से ये 1905 का जो लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन हुआ, देन उसके बाद में दोनों ही दलों में, दोनों ही जो सोच के व्यक्ति थे, उनमें कहीं ना कहीं पे जो नेचर था वो परिवर्तन आया, उनकी सोच में बदलाव जिस तरीके से दिखा, और जिस तरीके से उदारवादी नीति के चलते हुए गोपाल कृष्ण गोखले और अन्य नेताओं ने रिक्वेस्ट किया अंग्रेजों के साथ में, तो वो गरम दल की जो नेता थे, जिसमें कि बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय, जो कि गरम दल के नेता माने जाते हैं, उन्होंने अपने आप को कांग्रेस से अलग कर लिया। तो इस तरीके से ये बंटवारा हुआ था, और ये बंटवारा हुआ था, नोट कर लीजिएगा, 1907 का जो अधिवेशन हुआ था, उसमें ये बंटवारा हो गया था, और ये अधिवेशन हुआ था सूरत में। इसको भी नोट कर लीजिएगा, सूरत में ये अधिवेशन हुआ था, उसमें ये बंटवारा हुआ था। अगला पॉइंट है होम रूल आंदोलन। होम रूल जो आंदोलन था, वो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। ये हुई थी 1916 में। ध्यान कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, एनी बेसेंट ने दक्षिण भारत में इसकी शुरुआत की थी, जो कि भारत की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी कांग्रेस में। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में जानी जाती हैं, जो कि 1915 में ये अध्यक्ष बनी थी, और 1916 में इन्होंने होम रूल आंदोलन की शुरुआत की थी। और अगर बात की जाए पूना, जो महाराष्ट्र विदर्भ क्षेत्र में, बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल आंदोलन की शुरुआत की थी। तो इस तरीके से ये अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नेताओं के द्वारा होम रूल आंदोलन की शुरुआत की गई थी। ये 1916 में इसकी शुरुआत की थी। नोट कर लीजिएगा, लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है ये, और ये हुआ था 1916 में। ध्यान रखिएगा, 1916 में ये लखनऊ पैक्ट हुआ था, और ये लखनऊ अधिवेशन, कांग्रेस का जो लखनऊ का अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन को लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है, जिसमें कि कांग्रेस के साथ में, ध्यान रखिएगा, कांग्रेस के साथ में
इस समय मुस्लिम लीग, जो मुस्लिम लीग थी वो इसके साथ में शामिल हो गई थी 1916 में, जो कि 1906 में ये अलग हुई थी। देन 1909 में, नोट कर लीजिएगा, 1909 में जब निर्वाचन जो कि धर्म के आधार पर विभाजन किया गया था, जिसमें कि सत्ता का जो कि मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, उस समय कहीं ना कहीं कांग्रेस और भाजपा और कांग्रेस और मुस्लिम लीग में जो मतभेद थे, उस मतभेद के कारण ये अलग हुई थी। लेकिन बाद में लखनऊ पैक्ट में 1916 में ये साथ में मिल गए थे, तो इसको लखनऊ पैक्ट या लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है। और इसी समय गरम दल और नरम दल ये भी एक साथ आ गए थे, यानी कि जो आंदोलन था, जन आंदोलन, वो एक साथ मिलकर यहां पर शुरू हुआ था, जिसको कि लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। 1916 में हुआ था ये। 1916 का अधिवेशन था कांग्रेस का, जो कि लखनऊ में आयोजित किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है मॉन्टेग्यू घोषणा, जिसको कि मॉन्टेग्यू अनाउंसमेंट बोलते हैं, और इसकी शुरुआत हुई थी 20 अगस्त 1916 को। 1917 को, माफ कीजिएगा, 1917 में ये मॉन्टेग्यू घोषणा होती है, जिसको कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से जाना जाता है। और इसमें ड्वेल गवर्नमेंट पॉलिसी, द्वित्व शासन प्रणाली की शुरुआत होती है। और साथ ही साथ में इन्हीं के समय में एक घटना और घटती है, जो कि 1919 की घटना होती है, जिसको कि बोलते हैं अमृतसर में जो जलियांवाला बाग कांड होता है, रोलेट एक्ट। इसको भी नोट कर लीजिएगा। जो रोलेट एक्ट था वो भी चेम्सफोर्ड जो गवर्नर जनरल वायसराय थे, उनके समय में आया था। गवर्नर जनरल नहीं, वायसराय जो थे उस समय ही ये आया था। ये रोलेट एक्ट भी आया था 1919 में। तो 1917 में ये मॉन्टेग्यू घोषणा, जो कि चेम्सफोर्ड के ही ये सचिव रहते हैं, उनके द्वारा ये घोषणा की जाती है। कब की जाती है? 20 अगस्त 1916 में। अगला आ गया रोलेट एक्ट, जो कि मैं अभी इससे पहले बता चुका हूं। 19 मार्च ये हुआ था, 19 मार्च 1919 को। 19 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट पारित हुआ था। और रोलेट एक्ट यानी कि यहां पर नो वकील, नो दलील और नो अपील का मैटर था यहां पर, जिसमें कि आप ना अपील कर सकते थे, ना कोई ऐसी दलील पेश की जा सकती थी, और ना ही कोई वकील इसमें नियुक्त होता था। और इसमें सीधे के सीधे जनता को अरेस्ट करके कारागार में डाल दिया जाता था। तो इसके खिलाफ काफी ज्यादा विरोध प्रदर्शन हुए थे। उस विरोध प्रदर्शन में ही जलियांवाला बाग की जो घटना थी, जो कि जनरल डायर के समय हुई थी, वो इसी का रूप थी रोलेट एक्ट में, ठीक है ना, जो कि चेम्सफोर्ड के समय ही हुआ था। चेम्सफोर्ड और मॉन्टेग्यू जो कि समय सचिव रहे, इसी समय आया था, जिसको कि रोलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। अगला है जलियांवाला बाग कांड, जो कि 13 अप्रैल, क्योंकि इसी की घटना से रिलेटेड है ये, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग कांड होता है, जो कि अमृतसर में है। और यहाँ पर एक मीटिंग, एक आम सभा, जो कि कब हुई थी? ये हुई थी अपनी जो सिखों का त्योहार होता है, उस समय ये हुई थी। और उस समय एक बाग में शांति से एक सभा का आयोजन हो रहा था। उस सभा पर, क्योंकि इस समय यहाँ पर क्या हुआ था, जब रोलेट एक्ट के विरुद्ध में विद्रोह हो रहे थे, उस समय पूरे अमृतसर में मार्शल लॉ लगा दिया गया था, क्योंकि दिल्ली में घटना घटी थी, विद्रोही पर गोलीबारी हो गई थी, जिसमें कि 5 से 7 लोगों की मृत्यु हो गई थी। देन उसके बाद में इस लॉ को लागू कर दिया गया था। तो इस कारण से यहाँ पर ये आदेश मिला, और जनरल डायर ने बिना किसी देरी करते हुए यहाँ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया था। तो यही वो जलियांवाला बाग कांड है, जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अगला आ गया खिलाफत आंदोलन, जो कि 1919 में होता है। नोट कर लीजिएगा, 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत होती है। और इसमें अली ब्रदर के द्वारा इसकी शुरुआत होती है। बाद में इसमें गांधी जी के आह्वान पर, ध्यान रखिएगा, गांधी जी के आह्वान पर कांग्रेस भी इसमें शामिल हो जाती है खिलाफत आंदोलन में। और उसके बाद में आगे चलकर ये खिलाफत आंदोलन एक असहयोग आंदोलन का भी रूप लेता है, जिसमें कि मुस्लिम लोग भी कांग्रेस के साथ में शामिल होते हैं, और काफी बड़ा एक आंदोलन यहाँ पर शुरू होता है। ध्यान रखिएगा। तो ये फैक्ट है खिलाफत आंदोलन का, जिसमें कि अली ब्रदर्स के द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी, जिसमें कि जो तुर्क में जो खलीफा थे, उन खलीफा का जो लॉ था उसको यहाँ पर समाप्त किया था। और इस कारण से कहीं ना कहीं पे जो मुस्लिम संगठन है वो इसका विरोध कर रहे थे। तो उसमें अली ब्रदर्स के द्वारा ये खिलाफत आंदोलन खलीफा
की विरोध में किया था, जो कि खलीफा को यहाँ पर अंकुश लगा दिया था। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा। बाद में जाके ये खलीफा को स्वयं ही यहाँ पर खत्म कर दिया गया था। वहां का जो खलीफा रहा उसके द्वारा इसको स्वयं ही इस खलीफा की जो एक पदवी थी उसको यहाँ पर खत्म स्वयं किया था। उसके बाद में स्वतः ही धीमे धीमे करके खत्म हो गया था और शांत हो गया था ये वाला जो आंदोलन है। अगला आता है हंटर कमेटी। हंटर कमेटी की रिपोर्ट पब्लिश हुई थी वो हुई थी 18 मई 1920 में। ध्यान रखिए, ये हंटर कमेटी जो आई थी जलियांवाला बाग की जो घटना घटी थी 1919 में, उसके बाद में ये हंटर कमेटी बनी थी उस पर पूरी की पूरी इंक्वायरी करने के लिए। तो 1920 18 मई 1920 में ये हंटर कमेटी बनती है की रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। किसके उस पर थी? ये जो जलियांवाला बाग की घटना घटी थी उस पर बनाई गई थी। तो उस पर ये रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, रिपोर्ट पब्लिश की गई थी। कब? 18 मई 1920 में। अगला आ गया कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिसंबर 1920 में ये कांग्रेस का नागपुर का अधिवेशन हुआ था और उसी समय असहयोग आंदोलन, जिसको बोलते हैं नॉन कॉर्पोरेशन कोऑपरेशन मूवमेंट जो हुआ था, असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव है वो नागपुर के अधिवेशन में ही पारित किया गया था, जो कि दिसंबर 1920 में इसका प्रस्ताव पारित हुआ था। किसमें? कांग्रेस का नागपुर का अधिवेशन में। अगला आ गया असहयोग आंदोलन की शुरुआत। देखिए, ये जो हुआ था ये हुआ था दिसंबर 1920 में इसका पारित हुआ था और इसकी जो शुरुआत हो गई थी ये हो गई थी 1920 में ही इसकी शुरुआत। उसके तुरंत बाद इसकी शुरुआत कर दी गई थी। अगला आ गया चोरी चोरा कांड। चोरी चोरा कांड जो कि असहयोग आंदोलन से ही संबंधित है। असहयोग आंदोलन जब आगे बढ़ रहा था तो चोरी चोरा में ये वहां पर एक थाना था जो कि अंग्रेजों का थाना था, उसमें जो उग्र भीड़ थी, उग्र भीड़ पर जब लाठीचार्ज हुआ तो उस भीड़ ने उस पूरे थाने में क्या कर दी थी? आग लगा दी थी। तो उसमें एक सिपाही और 22 लगभग 22 जो सैनिक थे, जो सिपाही थे, ठीक है ना, जो पुलिसकर्मी थे, ये बोल सकते हैं अपन, जो पुलिसकर्मी थे वो यहाँ पर मारे जाते हैं। जब वो मारे जाते हैं तो उसके बाद में गांधी जी जो कि एक अहिंसा पर विश्वास करते थे, अहिंसा के साथ में हरे आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे, तो उसमें कहीं ना कहीं धक्का पहुंचा और ये आंदोलन इसके बाद में बंद हुआ था। और इस आंदोलन की शुरुआत, ये नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये चोरी चोरा जो कांड हुआ था ये 5 फरवरी 1922 में ये आंदोलन हुआ था। ये वाला कांड हुआ था, चोरी चोरा कांड, जो घटना घटी थी जिसमें कि 22 पुलिस वालों को थाने में बंद करके आग लगा दी थी और इनकी मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद में जो असहयोग आंदोलन है तुरंत बाद, ठीक है ना, उसके एक हफ्ते बाद 12 फरवरी को ये ऐलान कर दिया गया था कि चोरी जो असहयोग आंदोलन है वो हम वापस लेते हैं। गांधी जी ने एक हफ्ते बाद वापस ले लिया था। उसके बाद में इनको अरेस्ट भी किया गया था, जो कि मार्च में 5 मार्च, एक महीने में ही 5 मार्च 1922 में गांधी जी को यहाँ पर गिरफ्तार भी कर लिया गया था। अगला जो आ गया है वो है स्वराज पार्टी की स्थापना। स्वराज पार्टी की स्थापना ये हुई थी उस समय जब असहयोग आंदोलन जब वापस लिया गांधी जी ने, और जितने भी कांग्रेस के जो दिग्गज नेता थे उन सभी को अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था और अलग अलग जगह की जो जेल थी उसमें जाके इनको ठूस दिया गया था। तो उस समय हुआ क्या, सिर्फ मोतीलाल नेहरू, तो नोट कर लीजिएगा, मोतीलाल नेहरू जो कि उस समय के बहुत बड़े वकील थे, यही उस जो जेल से बाहर थे अकेले, ठीक है ना। बाकी इनके जो सहयोगी थे, चाहे वो CR दास हो या अन्य हो, वो कहीं ना कहीं सब जेल में थे, क्योंकि ये कांग्रेस के थे तो इन सभी को जेल में ठूस दिया गया था। तो उस समय का जो आंदोलन था, जो प्रक्रिया थी, उस समय जो स्वाधीनता के लिए लड़ाई लड़ रहे थे वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से पूरे भारतवर्ष में शांत हो गया था, क्योंकि पूरे भारतवर्ष के जितने भी नेता थे कांग्रेस के, उन सभी को कहीं ना कहीं पे हर जगह पर जेल में डाल दिया गया था। तो इस आंदोलन को नया रूप देने के लिए मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। और ये की थी 1 जनवरी, नोट कर लीजिएगा, 1 जनवरी 1923 में इसकी स्थापना होती है, क्योंकि इस समय सभी कांग्रेस के नेता जेल में रहते हैं। और उसके बाद में इन्होंने, मोतीलाल नेहरू ने पूरे भारतवर्ष की यात्रा की थी और दोबारा से उस आंदोलन को पुनर्जीवित किया था स्वराज पार्टी की स्थापना करने के साथ में। तो इनके साथ में जो सहयोगी थे वो थे एक और नेता जो कि जेल में रहते हुए इसकी शुरुआत की थी, वो थे CR दास, जिसको कि जिनका पूरा नाम है चित्तरंजन दास।
जो कि कांग्रेस के नेता थे, इन दोनों ने मिलकर ये स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। फिर बाद में जाकर जब ये जो जितने भी नेता थे, जब कांग्रेस के, जो बाहर आ जाते हैं, जब जब इनको छोड़ दिया जाता है, तो स्वराज पार्टी कांग्रेस में ही जाकर मर्ज हो जाती है। ये आगे जाके क्लियर हो जाता है 1924 के बाद में, 1924-25 में ये कांग्रेस में ही मर्ज हो जाती है। अगला आ गया हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, कई बार क्वेश्चंस बनते हैं इस पे। इसकी स्थापना हुई थी अक्टूबर 1924 में। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी, जो कि अक्टूबर 1924 में की थी, और ये की थी राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा इसकी स्थापना की थी, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। देन उसके बाद में 1925 की जो घटना थी, जिसको बोलते हैं काकोरी कांड, जिसको काकोरी एक्शन के नाम से अभी नाम बदल दिया गया है, वो काकोरी कांड इसी के जो बेसिस पे, इन्हीं के पूरे जितने भी जो क्रांतिकारी थे, उन क्रांतिकारियों ने मिलकर यहाँ पर काकोरी में एक ट्रेन को लूटा था, जो कि राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा ये हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी, जिसको कि HRA के नाम से जाना जाता है, शॉर्ट फॉर्म है, नोट कर लीजिएगा। अगला आ गया साइमन कमीशन की नियुक्ति। साइमन कमीशन आता है यहाँ पर, इसकी जो नियुक्ति होती है, इसको गठित किया जाता है, गठित की जो डेट है वो याद कर लीजिएगा, जो कि है 8 नवंबर 1927, ठीक है ना, इस समय ये गठित होता है। देन उसके बाद में 28, ठीक है ना, कब आता है ये, मई 1928 में भारत में ये प्रवेश करता है, और इसका पूरा विरोध होता है। विरोध होने का कारण क्या रहता है, ये नोट कर लीजिएगा। ये कारण रहता है क्योंकि साइमन कमीशन की जब नियुक्ति होती है, उसमें किसी भी भारतीय प्रतिनिधि को इसमें शामिल नहीं किया जाता। जितने भी प्रतिनिधि होते हैं साइमन में, पूरे अंग्रेज होते हैं, तो उसका पूरा विरोध होता है, क्योंकि ये साइमन कमीशन बनाया गया था रिफॉर्म के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के लिए, संवैधानिक जो सुधार थे उसके लिए बनाया गया था, जिसमें कि भारतीय प्रतिनिधियों को नहीं रखा गया था। तो इस कारण से इसका पूरा विरोध होता है, और इसमें विरोध में जो मुख्य लीडर बन के आते हैं वो लाला लाजपत राय आते हैं, जिनकी बाद में लाठीचार्ज जब होता है, जब विरोध में, तो उसमें इनको लाठी लगती है, उसके बाद में इनकी मृत्यु होती है। तो ये घटना रहती है साइमन कमीशन की, जो कि 1928 की घटना रहती है, क्योंकि इसका गठन जो होता है वो एक वर्ष पहले नवंबर 1927 में होता है, और मई में जाके ये भारत में प्रवेश करता है। साइमन कमीशन का आगमन देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मई में जाके ये खत्म हो जाता है। एक्चुअली मई में जो मैंने दिया था, इसको नोट कर लीजिएगा, ये थोड़ा अपडेट कीजिएगा। 31 मई को साइमन कमीशन वापस चला जाता है, और ये क्या फेल हो जाता है, इसको फेल बोल सकते हैं, ये फेल हो जाता है। ये जो आया था, ये आया था 3 फरवरी, अपडेट कर लीजिएगा, 1928 को ये आया था। देन उसके बाद में 31 मई तक रहता है ये, लेकिन कहीं ना कहीं पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म है उसमें कांग्रेस के साथ में, मुस्लिम लीग के साथ में ये बात नहीं बन पाती है, क्योंकि यहाँ पर जो अड़ियल रवैया रहता है वो मुस्लिम लीग का भी रहता है, और कांग्रेस के नेता भी यहाँ पर कहीं ना कहीं मानते नहीं है इनकी बातों को, जिस तरीके से ये रिफॉर्म की बात करते हैं। तो इस कारण से इसमें सबसे ज्यादा अगर विरोध देखने को मिलता है वो मुस्लिम लीग का मिलता है, जो कि अपने खुद के जो अलग से देश की मांग कर रहे थे, एक अलग से मुस्लिम जो कंट्री की डिमांड शुरू से ही इन्होंने रट लगा के रखी थी, उसकी डिमांड के कारण ये सफल नहीं हो पाता है साइमन कमीशन, और उसके बाद में ही वापस चला जाता है। कब, मई में। लेकिन आता कब है ये, 3 फरवरी 1928 को। अगला जो है नेहरू रिपोर्ट, नेहरू की जो रिपोर्ट थी वो आई थी अगस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगस्त 1928 में ये नेहरू की रिपोर्ट आती है। नेहरू मतलब के कौन सी रिपोर्ट है ये मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा जो एक संविधान बनाने के लिए, जो संविधान सभा बाद में बनी, लेकिन संविधान बनाने के लिए जो संविधान का पहला प्रारूप प्रस्तुत किया था वो नेहरू रिपोर्ट के द्वारा ही माना जाता है, जो कि अगस्त 1928 में आया था। उसके बाद में आता है अगला इंपॉर्टेंट बारदोली सत्याग्रह, बारदोली आंदोलन जो इसका जो पूरा श्रेय जाता है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल, बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा ही ये बारदोली आंदोलन की शुरुआत होती है, और ये अक्टूबर 1928 में ये बारदोली आंदोलन होता है। और ये किसानों पर जो कर टैक्सेस लगाए गए थे उसके विरोध में किसानों ने इसकी आंदोलन शुरुआत की थी। बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल भी इसमें शामिल होते हैं, और ये आंदोलन बहुत ही विशाल रूप लेता है। बाद में जाके कांग्रेस भी इसमें शामिल
हो जाती है। और यहीं पर जो इनको उपाधि मिली थी सरदार की, ये किसानों के द्वारा यहाँ पर दी गई थी। देन इसके बाद में आगे इनको सरदार बोला गया, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इस तरीके से नाम लिया गया। तो इसका पूरा श्रेय जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, बारडोली आंदोलन। और ये हुआ था अहमदाबाद, कहां पर, गुजरात में, गुजरात में ये हुआ था। अगला आता है लाहौर षड्यंत्र, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, ठीक है ना। ये लाहौर षड्यंत्र केस की शुरुआत होती है, ये होती है 8 अप्रैल, नोट बिल्कुल कर लीजिएगा, क्वेश्चंस में डेट कई जगह पूछी जाती है, 1929 को, जिसमें कि जो लाला लाजपत राय जी की जो मृत्यु होती है उसमें जो एक्शन लिया जाता है, उस एक्शन के बेसिस पर, जिसमें गलती से सॉन्डर्स जो होता था, सॉन्डर्स की हत्या हो जाती है, उस पर यह केस चलता है 8 अप्रैल 1929 में, जो कि किस पे चलता है, ये शहीद भगत सिंह, जो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और अपने सुखदेव और कौन था, एक और थे जो कि सुखदेव, ये 3-4 लोग थे, चार जो शहीद हो गए, जिनको कि 3 को यहाँ फांसी की सजा दी थी, और एक जो थे चंद्रशेखर आजाद, जो कि आजाद के रूप में ही इनको ये अपनी आपको ही गोली मार लेते हैं। तो इस प्रकार से ये लाहौर षड्यंत्र केस की डेट आप याद कर लीजिएगा। अगला है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, ठीक है ना। और ये कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन होता है, ये दिसंबर में होता है, दिसंबर 1929 को होता है। और इसको जो देश थी वो डेट थी 30 दिसंबर को होता है। और इसमें ही जो अधिवेशन था, जो कि जिसके अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू की समय, ठीक है ना, बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, नेहरू जी ने इसकी अध्यक्षता की थी, जो कि पहली बार इसमें अध्यक्ष बनते हैं। और इसमें पूर्ण स्वराज, ये भी याद कर लीजिएगा, पूर्ण स्वराज की मांग रखी थी। पहले डोमिनियन स्टेटस की बात चल रही थी, लेकिन इस अधिवेशन में जो लाहौर में हुआ, इसमें डोमिनियन स्टेट को हटा के पूर्ण स्वराज की बात यहां पर रख दी थी इस अधिवेशन में। देन उसके बाद में 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर तिरंगा वंदन किया गया था, बिल्कुल नोट कीजिएगा, तिरंगा फहराया था। और यहां फाइनल किया था कि 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा, स्वाधीनता दिवस की घोषणा कर दी थी। और इसी कारण से जब भारत आजाद हुआ, तो 26 जनवरी की डेट को एक माइलस्टोन बनाकर इस डेट को हमेशा हर वर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये 26 जनवरी उसी तरीके से इसको याद किया जाता है, जो स्वाधीनता दिवस के रूप में इसको किया गया था, उसके बाद में इसको गणतंत्र पर्व के रूप में इसको परिवर्तित कर दिया गया था। आगे चलते हैं, नमक सत्याग्रह, जिसको कि दांडी मार्च के रूप में भी जाना जाता है, जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। दांडी यात्रा जो कि हुई थी 12 मार्च, कब हुई थी, नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 12 मार्च 1930 में शुरू होती है, और ये 5 अप्रैल 1930 तक खत्म होती है। और 6 अप्रैल को, ठीक है ना, दांडी जो कि गुजरात का एक क्षेत्र है, वहां पर नमक कानून तोड़ा था, क्योंकि उस समय की जो अंग्रेज सरकार थी, उन्होंने टैक्सेस पर इतनी ज्यादा बढ़ोतरी कर दी थी, इतनी ज्यादा बढ़ा दिया था कि उसको विरोध में यहां पर ये दांडी मार्च की थी। और इसकी शुरुआत 12 अप्रैल को होती है और 5 अप्रैल को ये समाप्त होती है। 6 अप्रैल को ये यहाँ पर नमक कानून तोड़ते हैं। गांधी जी अपनी मुट्ठी में समुद्र के तट पर नमक हाथ में उठाते हैं और नमक बनाते हैं। तो इस प्रकार से ये नमक कानून यहाँ पर तोड़ा था, नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी। और यही वो डेट थी जब सविनय अवज्ञा आंदोलन की भी शुरुआत होती है। नमक कानून तोड़ने के साथ साथ सविनय, ठीक है ना, डिसओबीडियंस जो मूवमेंट था, ठीक है ना, सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट था, उसकी शुरुआत यहाँ पर होती है। तो ये भी एक पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है, सिविल डिसओबीडियंट। और इसमें इस पूरे के पूरे ग्रुप की बात की जाए, ये पूरी की पूरी जो यात्रा थी, जो दांडी मार्च की यात्रा थी, ये 240 किलोमीटर की यात्रा थी, जो कि पैदल यात्रा थी। और इसमें टोटल 79 सदस्य धीमे धीमे करके साथ में जुड़े, जो कि पूरा एक ग्रुप बन गया था। ये साथ में गांधी जी के साथ चला था पैदल यात्रा, यानी कि बाय फुट ये पैदल यात्रा की थी 240 किलोमीटर की। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट आ गया सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। 6 अप्रैल से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो जाती है, 6 अप्रैल 1930 में।
जब नमक कानून तोड़ते हैं उसके बाद में सिविल डिसओबीडेंट मूवमेंट की शुरुआत होती है, जिसमें कि ना कोई कर देना है, ना नौकरी पर जाना है, ना ही ये समझ लीजिए कि सवर्ण अवज्ञा, यानी कि बैंड होकर जितनी भी आपकी आज्ञा है, जो भी आप ऑर्डर दे रहे हैं उनको हम नहीं माने, बिल्कुल नहीं मानेंगे। इस तरीके की शुरुआत की गई थी। स्वदेशी आंदोलन से भी ज्यादा बड़ा रूप ले लिया था इसमें, जिसमें कि विदेशी कपड़ों का भी बहिष्कार हुआ था, ना किसान इसमें कर दे रहे थे और ना ही कई नौकरी पेशा यहाँ से नौकरी भी छोड़ रहे थे, जो कि अंग्रेजों की नौकरी कर रहे थे, उन्होंने नौकरियां भी छोड़ना चालू कर दी थी। तो इस तरीके से यहाँ पर पूरा का पूरा भारत का जो सैलाब था, भारत की जो जनता थी, आजादी के इस महाकुंभ में उतर गई थी, जो कि एक बहुत ही विशाल रूप में आगे बढ़ा था। उसके बाद में घटना घटती है जो कि गोलमेज सम्मेलन में आती है, जो कि आगे आपको मिल रहा है, प्रथम गोलमेज आंदोलन, जिसकी शुरुआत होती है। ये गोलमेज आंदोलन जो होती है ये कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म के बेसिस पर, याद कर रही इससे पहले मैंने आपको जो बताया साइमन कमीशन जो आया था, वो साइमन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म के लिए ही यहाँ पे बना था और उसी के आधार पर यहाँ पर गोलमेज सम्मेलन बाद में रखे जाते हैं, जिसमें कि भारत के प्रतिनिधियों को भी इन्वाइट किया जाता है। कहां पर? इंग्लैंड में। जब इंग्लैंड में बुलाया जाता है तब ये पहला सम्मेलन होता है, लेकिन इस पहले सम्मेलन में कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं करती है। नोट कर लीजिएगा, कांग्रेस का पार्टिसिपेशन नहीं था। और ये शुरुआत जो होता है 12 नवंबर 1930 में, ठीक है ना, पहला सम्मेलन होता है जिसमें कि कांग्रेस हिस्सा नहीं लेती है। और इसका जो मेन नेता इंग्लैंड में होता है वो होता है कौन, क्या नाम है उसका, नाम भूल रहा हूं मैं, उसके द्वारा जिसने कि बाद में जो सांप्रदायिक पंचायत लगाया था, नाम भूल रहा हूं मैं, उसके द्वारा इसमें इनवाइट करने के लिए इंसिस्ट करते हैं। किसको? लॉर्ड इरविन को इंसिस्ट करते हैं कि अगर कांग्रेस इसमें नहीं आती है तो गोलमेज सम्मेलन जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के लिए जरूरी है उसमें हम सहयोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। इसमें बाकी के प्रतिनिधि तो शामिल हो जाते हैं लेकिन कांग्रेस पूरी रूप से इसमें अस्वीकार कर देती है। उसके बाद में फिर इसी के बाद में घटना इरविन के साथ में, जो कि मैंने आपको बताया, इरविन के साथ में समझौता होता है गांधी जी के साथ में, क्योंकि यहां पर इरविन 5 सूत्री कार्यक्रम, यानी कि जो कि 8 इस तरीके के जो पॉइंट्स होते हैं उस पर समझौता करके गांधी जी को मनाते हैं कि आपको गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करना है। तो ये समझौता होता है जो कि ध्यान रख लीजिएगा कब होता है, ये 8 मार्च 1931 को ये समझौता होता है, जिसमें कि सवर्ण अवज्ञा आंदोलन, ठीक है ना, जो कि गांधी जी ने शुरुआत कर दी थी, जो कि की थी कब, 6 अप्रैल 1930 को। तो इसको इरविन ने बोला था इसको आपको वापस लेना है। गांधी जी ने उसके लिए बोला था कि यहाँ पर जो राजनीतिक कैदी हैं जिनको कि आपने जेल में भर के रखा हुआ है उनको आपको रिहा करना है, और इसी तरीके से जितने लोगों को जो कि सवर्ण अवज्ञा के समय में नौकरी पर निकाला गया था उनको नौकरी पर वापस बिना किसी चार्ज के आपको वापस में लेना है। तो इस तरीके से 8 बिंदुओं पर यहाँ पर सहमति बनी थी। देन उसके बाद में इस समझौते को गांधी इरविन समझौता का नाम दिया गया। देन उसके बाद में जब सेकेंड गोलमेज सम्मेलन होता है तो उसमें ये पार्टिसिपेट करते हैं, जो कि आगे मैंने आपको यहाँ पर बताया है, जो कि होता है 7 सितंबर 1931 को, जिसमें कि गांधी जी के साथ में सरोजिनी नायडू, ठीक है ना, जो सरोजिनी नायडू उनकी असिस्टेंट बन के जाती हैं, ये वापस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने जाते हैं। और इसी में अर्धनग्न फकीर के रूप में यहाँ पर जो अंग्रेजी जो वहाँ के जो लीडर्स होते हैं वो यहाँ पर कह के पुकारते हैं, जो कि वो उस समय का जो विंस्टन चर्चिल, जो कि उस समय का प्रधानमंत्री होता है इंग्लैंड का, वो यहाँ पर अर्धनग्न फकीर के रूप में गांधी जी को बोलते हैं, क्योंकि गांधी जी यहाँ पर सिर्फ धोती और लाठी में ही गए थे। जब वो वहां पहुंचने के बाद में उनको वहां पे ठंड का एहसास हुआ, ठंड बहुत ज्यादा थी, तो वहां पर उनको कोट दिया था एक भारतीय ने, तब जाके उन्होंने कोट वो पहना था, क्योंकि इंग्लैंड में उस समय सितंबर में सर्दी का मौसम था। तो इस गोलमेज सम्मेलन में सफलता नहीं मिलती है, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें मुस्लिम लीग भी शामिल होती है और साथ ही साथ में यहाँ पर भीमराव अंबेडकर और अन्य नेता भी शामिल होते हैं। तो सब अपनी अपनी डिमांड्स के साथ में यहाँ पर बीच में आ जाते हैं, जो कि जिसमें कि जो दलित लोग थे, दलितों की मांग भीमराव अंबेडकर जी करते हैं, और यहाँ मुस्लिम लीग अपने लिए एक अलग देश की मांग करती है, जो कि एक अलग निर्वाचन क्षेत्र, यानी कि भागों में बंटवारा करने के लिए पूरी की तरीके से अंग्रेजों ने यहाँ पर दूसरे लोगों को मन में भर दिया था। तो यहाँ पर गांधी जी काफी ज्यादा
परेशान हो जाते हैं और गांधी जी इस पूरी चीज का विरोध करते हैं कि यहाँ पर इस तरीके की जो संभावनाएं देखी जा रही हैं उस पर मैं बिल्कुल तैयार नहीं हूं और मैं इसका पूरा विरोध करता हूं। तो विरोध करते हुए गांधी जी उस गोलमेज सम्मेलन को बीच में से छोड़कर वापस आ जाते हैं। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन यहाँ पर सफल नहीं होता है और इसकी डेट याद रखिएगा 7 सितंबर 1931 को यह सम्मेलन होता है और ये भी फेल हो जाता है। उसके बाद में फिर यहां पर सांप्रदायिक पंचायत जो कि मैंने आपको बताया कम्युनल अवार्ड यहां पर होता है जो 16 अगस्त 1932 को, कब 16 अगस्त 1932 में कम्युनल अवार्ड यहां पर लागू करता है जो कि इंग्लैंड का उस समय का जो प्रधानमंत्री होता है, ठीक है ना, जिसमें कि अलग से सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात कर देता है। जब ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात होती है लागू कर दी जाती है भारत में, उस समय गांधी जी यहाँ पर अनशन पर बैठ जाते हैं। अनशन पर बैठते हैं जो कि कब बैठते हैं यहाँ पर, इसको भी नोट कर लीजिएगा। ये बैठते हैं, घोषणा करते हैं कि मैं अगले 1 हफ्ते में बैठ जाऊंगा, जो कि सितंबर 1932 में, ये 8 सितंबर 1932 में अनशन पर बैठते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद में इनको जेल में ही, क्योंकि इस समय ये जेल में होते हैं, ध्यान रखिएगा, जेल में होते हैं और जेल में ये अनशन में बैठते हैं, आमरण अनशन पे। अगर आप इस कम्युनल अवार्ड को वापस नहीं लेते हैं तो मैं यहीं पर अपने बिना खाए पिए अपने प्राण त्याग दूंगा। तो इससे पूरे के पूरे भारतवर्ष में काफी रोष होता है। देन उसके बाद में पूना पैक्ट होता है। बिल्कुल लगातार मैं एक एक पॉइंट बता जा रहा हूं। ये पूना पैक्ट जो होता है ये भीमराव अंबेडकर के साथ में 28 सितंबर 1932 में होता है। और इस 1932 में गांधी जी के साथ में जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व है उस पर कहीं ना कहीं बात बनती है और यहां पर गांधी जी अपना जो अनशन है उसको समाप्त करते हैं, जो कि पूना के यरवदा जेल, याद आ गया मेरे को, है ना, यरवदा जो जेल थी वहां पर ये पूना पैक्ट होता है जो कि भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के साथ में 28 सितंबर 1932 में होता है। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है थर्ड गोलमेज सम्मेलन। उसके बाद में तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है, इसका भी डेट याद कर लीजिएगा, जो कि है, एक मिनट, सितंबर नहीं है ये है नवंबर में, 17 नवंबर 1932 में तीसरा और आखिरी गोलमेज सम्मेलन यहाँ पर होता है, जिसमें कि ना कांग्रेस पार्टिसिपेट करती है लेकिन बाकी के लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर लेते हैं और यहाँ पर फाइनल डिसीजन ले लिया जाता है। फाइनल जो पॉइंट्स जो कि साइमन कमीशन ने यहाँ पर बना के रखे थे, उस साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के लिए यहाँ पर पूरी की पूरी घोषणाएं कर दी जाती, यहाँ पे पूरा फाइनल हो जाता है, ठीक है ना, जो कि होता है 17 नवंबर 1932 को। ये बिना कांग्रेस के, कांग्रेस इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती है, कांग्रेस सिर्फ एक बार पार्टिसिपेट करती है जो कि गांधी जी के नेतृत्व में 1931 में होता है, ठीक है ना। उसके बाद में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन ये होता है मई 1934 में, मई 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन होता है। उसके बाद में अगला पॉइंट है फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन। ये सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इसका गठन होता है। ये होता है 1 मई 1939 में। याद कीजिएगा, जब त्रिपुरी मध्य प्रदेश में जो 1939 का जो अधिवेशन होता है, जिसमें कि सुभाष चंद्र बोस वोटिंग के द्वारा, चुनाव के द्वारा यहाँ पर जीतते हैं और पट्टाभी सीतारामन और रमैया को यहाँ पर हराया जाता है, हार जाते हैं वो। देन उसके बाद में गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस जी के जो विचार थे उसमें कहीं ना कहीं मतभेद आ जाते हैं और दोनों एक साथ में चलना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस गांधी जी और बाकी के जो लोग थे उनका सम्मान करते हुए जब उनकी बातों को नहीं रखा जाता तो यहाँ पे वो अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देते हैं। देन उसके बाद में यहाँ पर वो अपनी खुद की एक पार्टी, अपने खुद के एक दल का गठन करते हैं जिसका नाम है फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया जाता है 1 मई 1939 को। और जब ये इस्तीफा देते हैं अपने अध्यक्ष के पद से, देन उसके बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यहाँ पर अध्यक्ष बनाया जाता है कांग्रेस का। ये भी याद कर लीजिएगा। अगला पॉइंट आ गया मुक्ति दिवस। मुक्ति दिवस ये 22 दिसंबर 1939 को ये मुक्ति दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ये मुक्ति दिवस था यहाँ पर। उसके बाद में ये मुक्ति दिवस जो है मुस्लिम लीग के द्वारा इसको मुक्ति दिवस के रूप में जाना जाता है, जिसने कि यहाँ पर पूरी तरीके से भारत से अलग होने का निर्णय ले लिया था। इसको मुक्ति दिवस
मुस्लिम लीग ने बनाया था 22 दिसंबर 1939 को। पाकिस्तान की मांग ये 24 मार्च 1940 को जो लाहौर जो अधिवेशन होता है जो कि मुस्लिम लीग के द्वारा होता है, उसमें यहाँ पर पाकिस्तान की मांग मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा यहाँ पर रख दी जाती है फाइनली 24 मार्च 1940 को। फिर उसके बाद में अगस्त प्रस्ताव आता है, जिसको कि अगस्त में किसके समय हो, एटली के समय में होता है, ठीक है ना, एटली के समय में होता है ये। और ये 8 अगस्त 1940 में अगस्त घोषणा बोल सकते हैं इसको, या अगस्त प्रस्ताव बोलते हैं इसको, ठीक है ना। जो ये वर्ल्ड वॉर के समय की बात होती है कि आप वर्ल्ड वॉर में हमें भारतीय सैनिक देंगे, हम आपको आजाद करेंगे, और आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म है उसमें कहीं ना कहीं जो देश के जो नेता हैं उनको सबसे ज्यादा यहाँ पर फ्रीडम दी जाएगी। उस तरीके की कमिटमेंट की कुछ यहाँ पर प्रस्ताव जो कि एटली के द्वारा लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो अगस्त प्रस्ताव होता है, ये जो होता है, ये उस समय के जो वायसराय होते हैं, नाम याद नहीं आ रहा है, 1940 में लिनलिथ गो, हाँ याद आ गया, लॉर्ड लिनलिथ गो के समय में ये अगस्त प्रस्ताव लाया जाता है। अगला जो पॉइंट है क्रिस्प मिशन जो कि मार्च 1942 में आता है, और मई 1942 में ये फेल हो जाता है, वापस चला जाता है। आने का समय है ये, ठीक है ना, मार्च में आता है 1942 में, और मई में जाके ये फेल हो जाता है। यहाँ पे भी सफलता नहीं मिलती है, और ये क्रिस्प मिशन भी कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म के लिए ही आता है, संवैधानिक सुधार के लिए। उसके बाद में भारत छोड़ो आंदोलन, इंपॉर्टेंट भारत छोड़ो आंदोलन, ये 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कर दी गई थी। उसके बाद में शिमला समझौता होता है, शिमला समझौता जो कि 25 जून 1945 को होता है, इसका भी डेट याद कर लीजिएगा, 1945 में। अगला है नौसेना में विद्रोह होता है, नौसैनिक जो टुकड़ी होती है उनमें विद्रोह हो जाता है 19 फरवरी, ये भी डेट याद कर लीजिएगा, 1946 में, 1946 में। उसके बाद में प्रधानमंत्री इटली घोषणा कर देता है, क्योंकि ये विद्रोह जो होता है, ये विद्रोह का कहीं ना कहीं कारण एक विश्वव्यापी एक विरोध होता है जो दूसरे देश होते हैं जो कि इंग्लैंड के साथ में होते हैं, जिसमें कि अमेरिका, रूस और दूसरे देश भी यहाँ पर एक जबरदस्त यहाँ पर प्रेशर रहता है कि आपको अब भारत को आजाद करना ही होता है। तो उस बेसिस पर प्रधानमंत्री जो इटली है वो यहाँ पर अनाउंसमेंट करता है, और ये अनाउंसमेंट होता है 15 मार्च 1946 को, ठीक है ना, जिसमें बोलते हैं कि जून 1948 तक हम इस देश को छोड़ देंगे, इस देश को, भारत को हम आजाद कर देंगे। ये घोषणा प्रधानमंत्री इटली के द्वारा किया जाता है, और ये कब घोषणा करता है, 15 मार्च 1946 को। फिर उसके बाद में कैबिनेट मिशन आता है, कैबिनेट मिशन जो कि संविधान बनाने के लिए इस कैबिनेट मिशन का आगमन होता है, जो कि इसके बाद में 24 मार्च 1946 को ये कैबिनेट मिशन आता है। डेट जरूर याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है सारी डेट। उसके बाद में प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो कि मुस्लिम लीग के द्वारा यहां पर डायरेक्ट एक्शन डे इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, डायरेक्ट एक्शन डे, जो कि 16 अगस्त 1946 में यहां पर होता है, जिससे के बाद में यहां पर दंगे ज्यादातर बंगाल से शुरुआत होती है, जो कि पश्चिम बंगाल और बंगाल का क्षेत्र होता है, उड़ीसा बिहार का क्षेत्र जहाँ पे कि मुस्लिम समुदाय सबसे ज्यादा होते हैं, वहां पर ये डायरेक्ट एक्शन डे हो जाता है, और उस दिन काफी ज्यादा यहाँ पर तबाही मचती है, दंगे होते हैं, और यहाँ पर काफी जाने भी जाती हैं। तो ये डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में जाना जाता है 16 अगस्त 1946 को, जो कि मुस्लिम लीग के द्वारा किया गया था, इसको कि प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में जाना जाता है। फिर अंतरिम सरकार की स्थापना होती है, वर्ल्ड वॉर खत्म होती है, वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद में इंटरिम गवर्नमेंट की पॉलिसी आती है, जो कि संविधान बनने की प्रक्रिया भी चालू हो जाती है, जिसमें कि संविधान सभा का भी गठन हो जाता है। देन उसके बाद में इंटरिम गवर्नमेंट यहाँ पे रिफॉर्म हो जाती है, जिसमें कि इटली की घोषणा का कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है। तो अंतरिम सरकार जो कि 2 सितंबर 1946 को यहाँ पर अंतरिम सरकार की स्थापना होती है। उसके बाद में माउंटबेटन योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि 3 जून 1947 को माउंटबेटन ये योजना है वो यहाँ पर लाई जाती है। देन उसके बाद में एट द एंड
एट द एंड 18 जुलाई 1947 को, ठीक है ना, ये जो है ये इंग्लैंड के जो पार्लियामेंट हाउस है, ठीक है ना, हाउस ऑफ कॉमनवेल्थ, उसमें जाके ये फाइनल होती है। उसमें पाकिस्तान और भारत का बंटवारा का ये पूरी की पूरी योजना बनती है, जो माउंटबेटन लेके आते हैं, जो कि आखिरी भारत के वायसराय या आखिरी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जिसको कि अंग्रेज के एटली के द्वारा भेजा जाता है, और वो फाइनल ये एक योजना बनाते हैं। उस योजना में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये जो योजना थी रेड क्लिफ लाइन, ऐसे ही नहीं बनी है, रेड क्लिफ लाइन उन्हीं के द्वारा यहाँ पर बनती है। जो रेड क्लिफ लाइन बाद में बनती है, एक तरफ पश्चिम में पाकिस्तान बनता है और पूर्व में भी पाकिस्तान बनता है। पूर्व में जो कि बांग्लादेश आज के टाइम में जाना जाता है, वो उसको पूर्वी पाकिस्तान बोलते थे, और पश्चिमी पाकिस्तान जो कि पाकिस्तान के रूप में जाना जाता है। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के रूप में दो यहाँ पर अलग अलग भारत के दोनों कोनों पर आ जाते हैं। लेकिन एट द एंड 1971 में जो पूर्वी पाकिस्तान है वो आजाद हो जाता है, उसको बांग्लादेश एक नया राष्ट्र बनकर यहां सामने आता है। तो इस तरीके से ये माउंटबेटन योजना बनती है, जो भारत की आजादी के लिए बनती है। भारत का आजादी होती है, उसके बाद में फाइनल होता है 14 अगस्त, नोट कर लीजिएगा, 14 अगस्त को पाकिस्तान को आजादी मिलती है। पाकिस्तान अपना संविधान के लिए यहाँ पर पूरी तरीके से फाइनल करता है, और फाइनल बाद में होता है ये तो। देन उसके बाद में 15 अगस्त को भारत को आजादी मिल जाती है। तो ये थे पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट, मैंने जो स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित जो वर्ष थे, कब क्या क्या होता है, ये मैंने पूरा इसमें समझा दिया। अब आगे चलते हैं अपन करंट अफेयर्स, जो कि इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन हैं, वो मैं यहाँ पर कंप्लीट कर रहा हूँ, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अब ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। ये आ गया पहला क्वेश्चन आपके सामने, वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान मिला। यहाँ पे भारत को कौन सा स्थान मिला 2023 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका जो आंसर है, आप ऑप्शन आपके सामने 125वां, 126वां या फिर 127 या 128। तो इसका जो आंसर होगा वो 126वां, बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। 126वां जो स्थान है वो भारत को वैश्विक शांति सूचकांक में यहाँ पर मिला। अगला क्वेश्चन आ गया, संयुक्त राज्य अमेरिका हाल ही में यूनेस्को में फिर से शामिल हुआ। यूएसए इस संस्था में कब औपचारिक रूप से अलग हुआ था। औपचारिक रूप से ये कब अलग हो गया था, और उसके बाद में दोबारा से अभी शामिल होता है, तो ये कब हुआ था, 17 में अलग हुआ था, 18 में हुआ था, 19 में हुआ था, या फिर 20 में। तो इसका जो सही आंसर है वो 2018 में अलग हुआ था, और 2023 में ये दोबारा से यूनेस्को में शामिल हो जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस कृत्रिम मधुरक को संभावित कैंसर कारक पदार्थ घोषित किया है। कौन सा ऐसा मीठी शक्कर यानी कि मिठास है, जिसको कि आर्टिफिशियल, जिसको स्वीटनेस बोला जाता है, वो मिठास कौन सी है जो कि कैंसर का कारण बन सकती है, उसको घोषित किया है। उसका जो ऑप्शन आपके सामने है, जाइलिटोल, सैक्रिन, सुक्रोलोज या फिर एस्पार्टाम। तो इसका जो आंसर है वो है एस्पार्टम, जो कि एक कृत्रिम मधुरक है, जिसको कि संभावित कैंसर कारक पदार्थ घोषित किया है WHO के द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में विदेशी श्रमिकों को आकर्षित करने के लिए जो डिजिटल नोमेड स्ट्रेटेजी किस देश के द्वारा प्रारंभ की गई है। तो इसमें ऑप्शन आपके सामने है, जर्मनी, कनाडा, ब्रिटेन या फिर फ्रांस। तो इसका जो आंसर होगा वो कनाडा बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आ गया, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के द्वारा धर्म चक्र परिवर्तन दिवस कब मनाया गया। क्वेश्चन एक बार फिर से बोल देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ द्वारा धर्म चक्र परिवर्तन दिवस कब मनाया गया। 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई या फिर 4 जुलाई। तो ये अभी हाल ही में निकला है, 3 जुलाई को ये मनाया गया। अगला है, हाल ही में चर्चा में रही 4 अरब डॉलर की जो ऋण छात्र माफी योजना जो किस देश से संबंधित है, कौन सा देश है जिसमें कि ये योजना लागू की गई है। तो ऑप्शन आपके सामने है, अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूके, कनाडा या फिर भारत। तो इसका आंसर है अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में ये 4 अरब डॉलर की जो छात्र ऋण माफी योजना है ये संबंधित है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 24वीं ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी परिषद, जिसको कि GEF की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया। मैक्सिको में, ऑस्ट्रेलिया में, ब्राजील में या फिर इटली में। तो इसका आंसर ब्राजील बिल्कुल सही होगा। 8वां क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक निर्यात राज्य कौन सा रहा। क्वेश्चन फिर से, 23-24 में जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें इलेक्ट्रॉनिक निर्यातक राज्य कौन सा रहा।
उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर केरल। तो इसका आंसर तमिलनाडु बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला आंसर, भारत का पहला क्वेश्चन है ये, भारत का पहला घरेलू स्तर का निर्मित परमाणु रिएक्टर का हाल ही में वाणिज्यिक परिचालन कहां प्रारंभ हुआ, यानी कि कमर्शियली जो इसकी शुरुआत है वो कहां की गई है। ये गुजरात में की गई है, हरियाणा में, राजस्थान में या पंजाब में। तो इसका आंसर है गुजरात। गुजरात इज द करेक्ट आंसर। 10वां जो कि इस वीडियो का आखिरी करंट अफेयर्स है, हाल ही में भारत में नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता। कांस्य, रजत, स्वर्ण यानी कि ब्रॉन्ज, सिल्वर, स्वर्ण यानी कि गोल्ड, या फिर इसमें भाग ही नहीं लिया है। तो इसका सही आंसर है नीरज चोपड़ा के द्वारा जो लुसाने डायमंड लीग है, नाम याद कीजिएगा, इसमें गोल्ड मेडल अपने नाम पर किया अभी हाल ही में। तो ये थे 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो कि मैंने आज की इस वीडियो में कंप्लीट किए। इसी तरीके के वीडियोस में रेगुलर आऊंगा, तो लगातार मेरे वीडियो के साथ में, लगातार मेरे चैनल के साथ में जुड़े रहिए और चैनल को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अगर कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है। तो इसी के साथ अपना वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, नमस्कार।